रिया, अंजलि 2 दिन से गायब है। इसका कोई पुराना चक्कर तो नहीं था ना किसी से? लता देवी रिया से गमलों में पानी डालते हुए पूछती है। रिया मौके का फायदा उठाकर अंजलि के चरित्र पर और दाग लगाने में बिल्कुल कसर न छोड़ते हुए उनसे कहती है, मम्मी जी, लगता तो मुझे भी ऐसे ही है, वरना रात में घर से कोई क्यों भागेगा? लता देवी दोनों बहनों में कंपैरिजन करते हुए कहती है, एक तुम हो और एक वो है। दोनों बहनों में कितना अंतर है। काश तुझे ही अपने घर की बहू बनाया होता तो हमारी इज्जत इस तरह से खराब तो ना होती। ये सुनकर रिया को मन के अंदर तक शांति मिल जाती है। इस लाइन के बाद रिया लता देवी की इज्जत और ज्यादा करने लगती है। तभी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर गौतम आता है। लता देवी उससे कहती है, मैंने फैसला कर लिया है गौतम, अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जा तू। ये सुनकर गौतम सरप्राइज होता है और कहता है, दूसरी शादी? लेकिन माँ। लता देवी बिना कुछ बोले रिया की तरफ इशारा करती है और गौतम को बोलती है, एक लड़की है मेरी नजर में। गौतम भी माँ के इशारे को समझता है और बोल पड़ता है, माँ तुम भी ना। बस इतना कहकर गौतम ऑफिस के लिए निकल जाता है। मेरी बच्ची को आपने देखा क्या? पिछले 2 दिन से घर नहीं आई। अंजलि का फोटो सड़क पर लोगों को दिखाते हुए उसकी माँ महालक्ष्मी देवी सबसे पूछती है, ओ भाई साहब, एक बार ध्यान से देखो ना, कहीं देखा हो तो। महालक्ष्मी देवी लोगों के सामने एक एक घर के दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ाकर हाथ पैर जोड़कर हर तरह से अंजलि के बारे में पूछती हैं, लेकिन किसी से कुछ पता नहीं लगता। कुछ लोग तो उल्टी बातें करके अजीब सलाह देते रहे। कोई तो बोलता है, 2 दिन से गायब है तो सरकारी अस्पताल में देख लो। आजकल तो ऐसी गुमशुदा लड़कियों के साथ अधिकतर रेप, चोरी या मर्डर के ही मामले ज्यादा होते हैं और मिलती उधर ही है अस्पताल में। तो कोई बोलता है, किसी से चक्कर तो नहीं था शादी के पहले? नहीं तो आजकल तो माँ बाप को पता तक नहीं लगता और लड़कियां घर बसा लेती हैं। न जाने कितने मुंह कितनी बातें हुई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, महालक्ष्मी देवी का कलेजा फटता जा रहा था। आखिर इस दुनिया में अंजलि की केयर करने वाली एक ही औरत तो बची थी, वो थी खुद अंजलि की माँ। आखिरकार सब जगह से हारकर महालक्ष्मी देवी ने पुलिस थाने की चौखट पर माथा टेका और गीली आंखों से बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। गौतम ऑफिस से घर थका हुआ आता है। वो कंटिन्यू कुछ सोच रहा है। रिया उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आती है। गौतम कहता है, क्या तुम्हें भी ये लगता है कि तुम्हारी बहन किसी और के साथ जाने के लिए इस घर से भागी है? रिया गौतम के साथ बैठते हुए उससे कहती है, सच बताऊं तो मेरी दीदी का कैरेक्टर बचपन से ही थोड़ा ठीक नहीं था। और उसके बाद अंजलि को वो जितना और गिरा सकती थी गौतम की नजरों में, उतना गिराने का काम बहुत शिद्दत से हमेशा की तरह करती है। फिर गौतम बीच में बात काटते हुए कहता है, सुबह माँ की बात के लिए सॉरी, जो वो तुम्हारी मेरी शादी का बोल रही थी। कुछ भी भूल जाती है वो कभी कभी। रिया गौतम का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, क्यों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? गौतम कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं? रिया तुरंत अगला सवाल ताकते हुए पूछती है। गौतम भी हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है तुम अपनी बहन से भी ज्यादा अच्छी, अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट और सेंसिबल लड़की हो। तो फिर कर लीजिए शादी, मैं तैयार हूँ। रिया ये बोलकर गौतम का दूसरा हाथ भी अपने हाथ में ले लेती है। गौतम कुछ बोलता नहीं और दोनों बस एक दूसरे की आंखों में दिखते रहते हैं और क्लोज आने लगते हैं। रात के अंधेरे में रिया चुपके से छत पर जाती है, एक कोने में बैठती है और सिगरेट जलाकर पीने लगती है। आज उसके मन में बहुत शांति, चैन, सुख सब कुछ है। वो आंखें बंद करके चैन से सिगरेट के कश को अंदर खींचती है और कहती है, मैं जीत गई। आखिर में बस गौतम को भी शादी के लिए मनाना था, वो मैं मना चुकी। अब खन्ना खानदान की बहू रिया, रिया खन्ना, और सारी प्रॉपर्टी की मालकिन रिया खन्ना। मेरी माँ कहती थी, मुझ जैसी घटिया सोच वाली लड़की को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। देख माँ, तेरी बेटी बहू बनने वाली है, वो भी इतने बड़े खानदान की। पैसों में खेलेगी रिया। अब सिर्फ महंगी से महंगी कार होगी मेरे पास, महंगे से महंगे ब्रांड्स के कपड़े होंगे।
खुद के नाम से कई बिजनेस होंगे, आलीशान महल जैसा खुद का घर, कई नौकर की मालकिन। मैं रिया खन्ना, और मैं बस दुनिया घूमूंगी, खूब पैसे उड़ाऊंगी। इतना बोलकर सोचते हुए सुकून से वो वहीं लेट जाती है। कुछ दिनों का समय बीतता है। गौतम के घर पर चहल पहल है। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिया बहुत ज्यादा खुश है। सब हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई लाइटिंग लगा रहा है। लता देवी कहती है, सच बताऊं, मुझे तो पहले से इसकी बहन से ज्यादा रिया ही पसंद थी। रिया भी पलटकर जवाब देती है, और मैं भी सच बताऊं मम्मी जी, अपनी मम्मी से ज्यादा आप अच्छे लगते हो मुझे। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। लता देवी रिया के गाल पर हल्दी मलती है और बार बार उनके दिमाग में जो एक बात घूम रही थी वो रिया से शेयर करती है। वो कहती है, रिया, एक प्रॉब्लम तुम्हारी शादी में जरूर आ सकती है बेटा। रिया ये सुनते ही शॉक हो जाती है। वो पूछती है, क्या मम्मी जी? लता देवी हल्दी मलना रोककर बताती है, कहते हैं पुरानी बीवी अगर है तो या तो वो डिवोर्स दे तो दूसरी शादी हो सकती है, या फिर पुरानी वाली मर चुकी हो तो दूसरी शादी हो सकती है, और अगर गुमशुदा है तो फिर 7 साल तक नई शादी नहीं कर सकते। रिया इस बात पर काफी देर तक सोचती रहती है और मन ही मन कहती है, साली अंजलि गुमशुदा हो गई, घर से चली गई, फिर भी मुझे परेशान करना बंद नहीं किया। लगता है इसे तो दुनिया से ही चले जाना चाहिए, तभी सब ठीक होगा। उधर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस अंजलि को ढूंढने निकल पड़ती है। कई जगह सर्च करने और लोगों से पूछताछ करने पर भी अंजलि का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगता। सारी पुलिस भी इस सोच में पड़ी हुई है कि आखिर अंजलि गई कहाँ है, और ना ही ये पता लगता है कि वो सच में किसी के साथ गई है या अकेले। नाचते नाचते रिया के फोन पर किसी का फोन आता है। वो सिर्फ नाम देखकर ही अपनी ईवल हंसी हंसती है और वहां सबके बीच से चुपचाप घर के एक कोने में जाकर कुछ लोगों को सीक्रेटिव तरीके से बुलाती है। उन लोगों के हाथ में बंदूक है। रिया उन लोगों को अपने मोबाइल में अंजलि का फोटो दिखाती है और कहती है, ये लड़की गुमशुदा है, इसे इस घर में फिर से नहीं आने देना है। मिल जाए तो मार भी सकते हो। जिद, घमंड और लालच के अंधेपन में रिया इतना ज्यादा नीचे गिर चुकी थी कि अपनी ही बहन को मारने के लिए भी तैयार हो गई। गौतम अब भी खोया हुआ है। रिया से शादी करते हुए, रिया के साथ नाचते हुए, रिया के गालों पर हल्दी लगाते हुए, हर मोमेंट में गौतम को रिया की जगह अंजलि का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। पर अब रिया के गले में वरमाला डालते हुए वो अचानक से रुक जाता है। उसे फिर से अंजलि दिखाई पड़ती है। फेरे लेते टाइम वो कुछ पल के लिए फिर ठहर जाता है। उसे अंजलि के साथ लिए फेरे याद आने लगते हैं। रिया द्वारा उसके शोल्डर पर टैप करने से उसका ध्यान टूटता है और फिर वो रिया के साथ अपने फेरे लेने लगता है। रिया मन ही मन बहुत खुश होती है। खुद से बोलती है, अंजलि, तुम अब वापस फिर से लौट नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने महंगा वाला ऊपर पहुंचने का टिकट खरीद लिया है। तभी शादी में पुलिस आ जाती है और उनके साथ महालक्ष्मी देवी भी। पुलिस को देखकर सब लोगों के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिर शादी में पुलिस क्यों आई है। पुलिस पूछती है, गौतम खन्ना कौन है यहाँ? गौतम आगे आकर कहता है, मैं हूं सर। पुलिस वाला देखकर शॉक होता है। तुम्हारी पत्नी मिसिंग है और तुम दूसरी शादी कर रहे हो? घमंड में चूर लालची रिया पुलिस वाले के सामने आकर कहती है, आपके कानून में ये कहाँ लिखा है कि कोई आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता? पुलिस वाले को गुस्सा आता है और वो कानून की परिभाषा रिया को बताता है। मैडम, इनकी बीवी मिसिंग है। या तो उन्हें मिसिंग हुए 7 साल हो जाएं, या फिर वो डेड हो जाएं, और या फिर वो इन्हें तलाक दे दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप ये शादी कानूनी रूप से नहीं कर सकते। पुलिस वाला गौतम के हाथ से मंगलसूत्र लेता है और उसे जमा कर लेता है। उसके बाद पुलिस अंजलि से संबंधित पूछताछ सारे परिवार वालों से करती है। महालक्ष्मी देवी और रिया गुस्से में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते हैं। रिया को शादी का अपना सपना अचानक से टूटता हुआ दिखता है। उसे लगता है ये उसकी माँ की वजह से हुआ है। वो अपनी माँ को भी एक दुश्मन की तरह ही दिखती है। पुलिस पूछती है, क्या अंजलि का घर में किसी से झगड़ा होता था कभी?
बात पर रिया, गौतम और लता देवी सब चुप हो जाते हैं। महालक्ष्मी देवी कहती है, इनमें से ऐसा कोई नहीं जिससे मेरी बेटी को सताया ना हो। अरे झगड़े क्या, पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखती मेरी बच्ची की इस चुड़ैल ने, जो कि बदकिस्मती से मेरी ही औलाद है। लता देवी आगे आकर पुलिस से कहती है, अरे जो लड़की है ही कैरेक्टरलेस, उसे भला कोई और क्या सताएगा। उसे हम अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। खन्ना परिवार उसे अब अपनी बहू नहीं मानता है। खन्ना परिवार की बहू कोई है या होगी तो वो होगी हमारी रिया। वो भाग गई है किसी और के साथ। भगौड़ी लड़की का हमारे परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। तभी महालक्ष्मी देवी लता देवी के एकदम नजदीक आकर आंखों में घूरते हुए कहती है, मेरी सीता जैसी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रही है, ये परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है उसे। लेकिन मेरी बात याद रखना, हर अग्नि परीक्षा का सामना करेगी मेरी बेटी। लड़खड़ाएगी, घबराएगी, छुपेगी, गिरेगी भी, लेकिन हार नहीं मानती है वो। अंत में मेरी बेटी हर मुश्किल से मुश्किल परीक्षा से लौटकर जरूर आएगी। कैरेक्टरलेस नहीं है वो, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। लता देवी इरिटेटिंग सा फेस बनाकर चले जाती है। महालक्ष्मी देवी रिया के नजदीक जाती है और कहती है, तू नालायक है ये बात मैं जानती थी, लेकिन नीच है ये नहीं जानती थी। जब एक माँ को अपनी बेटी से नफरत होने लग जाए ना, तो समझ लेना वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती। महालक्ष्मी देवी की आंखें पूरी गुस्से में लाल हो गई हैं। अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी होती देख वो गौतम के पास भी जाती है और गुस्से में भरी आवाज में बोलती है, अपने कलेजे का टुकड़ा सौंपा था आपको, आपने तो हमारे सारे अरमानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शादी सिर्फ एक बार का बंधन होता है, दूसरी बार में तो आदमी अपने शौक पूरे करता है। गौतम कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन इस बात पर सोचता रह जाता है। जाते हुए महालक्ष्मी देवी सब पर गरजते हुए बोलती है, कमजोर मत समझना मेरी बेटी को। सीता बनकर सब कुछ संभालने की बहुत कोशिश की उसने, लेकिन काली बनकर सब कुछ खत्म कर देना भी आता है उसे। तभी पुलिस वाले के पास कॉल आता है। वो थोड़ा सरप्राइज होता है, तुरंत सबको चलने को कहता है। अंजलि की माँ को भी गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। सबके जाने के बाद रिया जब अकेली होती है, तब उसके अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर बाहर निकलता है और वो अपने गुंडों को फोन करके उन पर कुत्तों की तरह चिल्लाती है, साले कुत्तों, गधे के बच्चों, सुअरों, तुमसे अंजलि को ढूंढने को कहा था ना, अंजलि को मारने को कहा था। पिकनिक मनाने गए हो पैसे लेकर, जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। उधर से आवाज आती है, मैडम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा ठिकाने लगा देंगे। रिया को गुस्सा आता है। वो कहती है, पैसे जितने मांगोगे मैं दूंगी, तो मुझे अंजलि की मौत की खबर लाकर दो, समझे? और फिर रिया फोन काट देती है। दुल्हन के लहंगे में सजी वो खुद को ग्लास में देखती है। गौतम की वाइफ बनूंगी तभी तो उसकी प्रॉपर्टी पर मेरा हक होगा। अंजलि तुझे मरना होगा, जल्द मरना होगा। और वो पत्थर उठाकर उस ग्लास पर मार देती है। ग्लास के कई टुकड़े हो जाते हैं और सारे टूटे हुए टुकड़ों में रिया खुद को टूटा टूटा दिख रही है। वो महसूस करती है कि जीत कर भी अभी उसे पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। पुलिस की गाड़ी और महालक्ष्मी देवी एक सड़क पर पहुंचते हैं जहां से इन्हें कॉल गया था। सड़क पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी रहती है। सब अपने अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं। पुलिस वाले सबको साइड में हटाते हैं और देखते हैं बीच सड़क पर एक डेड बॉडी पड़ी है। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अंजलि की है, जिस पर किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। महालक्ष्मी देवी अंजलि की बॉडी देखकर हिल जाती है। उनका सर जैसे फट सा जाता है। वो कुछ रिएक्ट करे इसके पहले ही वो बेहोश हो जाती हैं और अपनी बेटी के बॉडी के एकदम नजदीक जाकर गिर जाती है। अंजलि के साथ क्या हुआ? क्या सच में अंजलि मर चुकी है? क्या सच में महालक्ष्मी देवी का अब कोई और सहारा नहीं बचेगा? क्या रिया खन्ना परिवार की बहू बन पाएगी? क्या अंजलि का सच कभी गौतम को पता लग पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जब तक मुझे कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी,
मैं गौतम की बीवी नहीं कहलाऊंगी तो क्या रखेल कहलाऊंगी? वकील से फोन पर बात करते हुए रिया ने गुस्से में कहा, क्योंकि वकील ने बताया कि रिया का गौतम की प्रॉपर्टी पर तब तक कोई अधिकार नहीं हो सकता जब तक वो कानूनी रूप से उसकी वाइफ ना हो जाए। रिया कहने को तो गौतम की दुल्हन बनी बैठी थी कमरे में, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से गौतम की दुल्हन नहीं बन पाई। कमरे में गौतम आता है, रिया के नजदीक बैठता है और कहता है, रिया, मैं अंजलि को पूरी तरह से दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आज हमारी गोल्डन नाइट है। रिया गौतम के होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, हर चीज अपना एक समय लेती है। फिर मन में बोलती है, उसे तो मैं इस दुनिया से निकाल दूंगी, फिर तुम्हारा दिमाग क्या चीज है। तभी गौतम के मोबाइल पर एक पुलिस वाले का फोन आता है। वो बताता है कि अंजलि की डेड बॉडी सड़क पर मिली है। इतना सुनते ही रिया की आंखों में खुशी की चमक उतर पड़ती है। वो गौतम से बोलती है, अब हम ऑफिशियली पति पत्नी हो जाएंगे। हमारी बीच का कांटा हट गया। गौतम कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे, पर उसके दिमाग में चिंता घर तो कर चुकी है, जो वो रिया की वजह से ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। उधर पुलिस वाले आसपास वाले लोगों से पूछते हैं, सबसे पहले अंजलि को यहाँ किसने देखा? एक दो आदमी आगे आते हैं और बताते हैं उन्होंने देखा, और अंजलि तब तो होश में ही थी। उन्होंने काफी पूछा भी था कि आप कौन हैं, कहाँ जाना है, लेकिन अंजलि ने उस वक्त किसी को कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद एक गाड़ी से टकराई और सड़क पर ही गिर गई। एम्बुलेंस वहां आती है। डॉक्टर चेकअप करता है तो पता लगता है कि अंजलि के अंदर अभी भी सांसें हैं। डॉक्टर अंजलि को फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं और उसे एम्बुलेंस में लिटा देते हैं। सिचुएशन हैंडल हो जाने पर एम्बुलेंस का ड्राइवर, डॉक्टर्स और असिस्टेंट पास में चाय पीने लगते हैं। 20 मिनट बाद जब ड्राइवर और असिस्टेंट डॉक्टर चाय पीकर लौटते हैं तो देखते हैं एम्बुलेंस से अंजलि गायब हो चुकी है। वो पुलिस वालों को बताते हैं तो वो भी देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी पुलिस वाले के पास गौतम का फोन आता है। फोन पर रिया होती है, जो झूठा रोना रोते हुए पूछती है, हेलो सर, प्लीज ये बता दीजिए मेरी दीदी की और गौतम की बीवी की डेड बॉडी आप किस हॉस्पिटल में भेजने वाले हैं? हम उन्हें आखिरी बार वही आकर देख लेंगे। पुलिस वाला बोलता है, अरे वो डेड बॉडी तो भाग गई। रिया को क्लियरली समझ नहीं आता। वो फिर से पूछती है, क्या मतलब? पुलिस वाला फिर से दोहराता है, अरे वो जो लेडी सड़क पर मिली थी, उन्हें एम्बुलेंस में डाला और उसमें से वो पता नहीं कहाँ भाग गई। इसका मतलब वो मरी नहीं थी। रिया फौरन दिमाग की अगली टेंशन पुलिस वालों के कानों तक पहुंचाते हुए पूछती है। तब पुलिस वाला कहता है, मैडम कॉमन सेंस है ये तो, मरी नहीं होगी तभी तो भागी ना, वरना मरे हुए इंसान को कभी भागते हुए देखा है आपने? रिया का गुस्सा धीरे धीरे उफान मारने लगता है। उसी उफान आए गुस्से में वो पूछती है, अरे श्रद्धा, आपने तो फोन पर बताया था डेड बॉडी मिली है, अभी कह रहे हैं भाग गई। अरे तब आसपास के लोगों ने बोला कि डेड बॉडी है, तो मैंने आपको बता दिया कि डेड बॉडी है। अभी डॉक्टर्स बोले डेड बॉडी नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया डेड बॉडी नहीं है। प्याज ज्यादा खाती हैं क्या, जो प्याज के छिलके की तरह बात को बस छीले जा रही है, छीले जा रही है। पुलिस वाले अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं। रिया, जो अब तक ग्लास में शैंपेन पी रही थी, ग्लास के साथ साथ शैंपेन बोतल भी टीवी पर फेंक कर मारती है और सब कुछ तोड़ फोड़ देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रिया बालकनी में बैठी अपने वकील से बात कर रही है, जिसमें वकील रिया को बताता है, गौतम की प्रॉपर्टी में आपको अधिकार अब सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकता है मैडम, आप गौतम के बच्चे की माँ बन जाओ। रिया को अपने वकील का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और उसके सिर से जैसे अंजलि की सारी टेंशन दूर हो जाती है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द वो गौतम की प्रॉपर्टी की हिस्सेदार हो जाए, ताकि फिर वो अपने मन की अमीरों वाली अय्याशी भरी एकदम लग्जरी लाइफ जी सके। रिया लालच और हवस से भरी शैतानी हंसी हंसते हुए सोचती है, गौतम, आज से हर दिन हमारी गोल्डन नाइट ही गोल्डन नाइट होगी। बी रेडी, आई विल मेक यू टेरी। अंजलि की माँ महालक्ष्मी देवी अंजलि के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान है। कई महीनों से अंजलि का कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ है, किस हालत में है। महालक्ष्मी देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी है उसका ख्याल रखना। एक लेबोरेटरी में
कई सारे मजदूर काम कर रहे हैं। उन मजदूरों में से एक मजदूर अंजलि भी है। काम करते करते अचानक अंजलि की बॉडी पर केमिकल गिर जाता है और उसकी बॉडी का वो हिस्सा धीरे धीरे जलने लगता है। स्किन थोड़ी सी फटने लगती है। इतने में लेबोरेटरी का मैनेजर आता है। अंजलि की उस जली स्किन पर फौरन पाउडर लगाता है, फिर उस पर चिल्लाता है, ऐसे काम करेगी? केमिकल अपने ऊपर गिरा लिया। जानती भी है क्या केमिकल है ये? चल जाए यहाँ से, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता, भाग यहाँ से। अंजलि दुखियारी बेचारी ऐसे ही कई जगहों से काम से निकाली जा चुकी थी, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती है। पर आज वो काफी भूखी है। उसके पास कुछ खाने के पैसे तक नहीं है। सड़क पे नंगी पैर चलते चलते उसके पैर भी धूप में जल रहे हैं। वो अचानक से चक्कर खाकर बीच सड़क पर गिर जाती है। कुछ देर बाद अंजलि एक हॉस्पिटल में लेटी हुई है। डॉक्टर उसकी बॉडी पर आई हुई चोट पर पट्टी कर रहे हैं। तभी उस डॉक्टर के पास अंजलि की सारी रिपोर्ट्स नर्स लेकर आती है। डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स देकर कहता है, 3-4 टेस्ट हुए हैं आपकी। इतनी तेज बुखार में तब नहीं थी आप। दवाई वगैरह नहीं ली कुछ? अंजलि कोई जवाब नहीं देती। डॉक्टर भी अंजलि की एकदम गरीब जैसी हालत देखकर समझ जाता है कि इसके पास दवाई के पैसे नहीं होंगे। इसीलिए डॉक्टर आगे बोलने लगता है, मलेरिया और पीलिया आया है आपके ब्लड में। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप? आप अगर दवाई टाइम से अब भी नहीं लेंगी तो आपके बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। पहली बार डॉक्टर की किसी बात पर अंजलि का ध्यान जाता है और पहली बार वो डॉक्टर से एकदम क्वेश्चन वाली नजरों में बोल पड़ती है, बच्चे, मेरा कोई नहीं है, मैं बस अकेली हूँ। डॉक्टर सोनोग्राफी रिपोर्ट अंजलि के हाथ में रखते हुए बोलता है, अरे अभी कोई नहीं है, लेकिन ये जो पेट में है ये तो आपका ही बच्चा है ना। अंजलि अपने शरीर की सारी चोट, दर्द सब भूलकर एकदम शॉक होकर डॉक्टर से खड़े होकर पूछती है, यह आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट कह रही है कि 3 महीने का बच्चा हो चुका है आपका और आप उसकी हेल्थ की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हैं। ये देखिए सारी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट देखकर अंजलि की आंख से अचानक से एक आंसू टपकता है। उसके तुरंत बाद दूसरी आंख से भी आंसू टपकता है और फिर आंसू के बाद आंसू और चेहरे पर हंसी आते रहते हैं। उसका मन खुशी से भरा हुआ है। उसके दिमाग में बार बार वो आवाज गूंजती है जब लता देवी, रिया उसे बार बार इनफर्टाइल, कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मनहूस जैसे न जाने कितनी गालियां दी थी। वो रिपोर्ट को अपने होठों से चूमती है और अपने पेट को सहलाते हुए फिर से बैठ जाती है। डॉक्टर कहता है, सॉरी, आई थिंक मैंने आपको गलत रिपोर्ट बता दी। वो फिर से सोनोग्राफी रिपोर्ट लेकर चेक करता है और बोलता है, हाँ, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे हैं आपकी, ट्विंस है ये। काफी लकी हैं आप। अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, वरना आपकी केयर कौन करेगा यहाँ? अंजलि अपने आंसू पोंछती है और कहती है, मैं अकेली ही हूँ डॉक्टर, मेरा इस दुनिया में मेरे बच्चों के अलावा और कोई नहीं। अंजलि की आंखों में आज पहली बार वो विश्वास नजर आया कि वो अकेले अपने दम पर अपनी जिंदगी खुद जी सकती है। उसे किसी और का सहारा नहीं चाहिए और शायद ये विश्वास अंजलि ने इस बच्चे ने ही पैदा किया है। इधर कई गोल्डन नाइट साथ मनाने के बाद कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर भी रिया का टेस्ट अब तक पॉजिटिव नहीं आया था। लता देवी का व्यवहार भी रिया को लेकर थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। वो और गौतम दोनों अब जल्द से जल्द अपने खानदान का वारिस देखना चाहते थे। अपनी तरफ से गौतम किसी तरह की कमी नहीं रखता था और रिया के साथ भरपूर रोमांस करता था। आज जब एक बार फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर भी रिया का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे गौतम की मर्दानगी पर शक होता है। रिया गौतम का मेडिकल टेस्ट कराना चाहती है और ये उसे गौतम को बताए बिना कराना होगा, वरना गौतम गुस्सा हो सकता है इस बात पर। रिया गौतम को खुद के प्रेगनेंसी टेस्ट करने के नाम पर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां गायनेकोलॉजिस्ट को वो सब कुछ समझा देती है और गायनेकोलॉजिस्ट पहले रिया का मेडिकल टेस्ट करते हैं और फिर गौतम का। अगले दिन ऑफिस में रिया पहले की तरह काम करने की जगह मालकिन की तरह सबको एक के बाद एक काम बताती है और जूनियर्स, पियून, वॉचमैन से तो बहुत बदतमीजी से पेश आने लगी थी। तभी रिया के पास डॉक्टर का कॉल आता है
गौतम की मेडिकल रिपोर्ट बताने के लिए। रिया कहती है, क्या प्रॉब्लम आई है गौतम की मेडिकल रिपोर्ट में? आई नो, उसका कुछ तो इशू है, वरना अभी तक तो बच्चा कंसीव हो जाना चाहिए ना। उधर से डॉक्टर कहती है, मैडम, गौतम सर की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। रिया शॉक हो जाती है और फिर पूछती है, मेरी मेडिकल टेस्ट की भी रिपोर्ट बनाई आपने? डॉक्टर कहती है, यस मैम, आप इनफर्टाइल है, आप अपनी लाइफ में कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही रिया सदमे में आ जाती है। उसकी आंखों के सामने जैसे अचानक से अंधेरा छा जाता है। शरीर में दौड़ता खून जैसे अचानक रुक सा गया था। उसके सारे लालच से भरे सपनों का संसार टूट चुका था। वो धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है, एकदम जिंदा लाश की तरह एक टक जमीन पर गिरे अपने मोबाइल की तरफ देखती रहती है। दूसरी तरफ अपनी इस खुशखबरी के कुछ ही दिनों बाद अंजलि गौतम को काफी मिस करने लगती है। और एक पल तो ऐसा आता है कि उसे लगता है ये खुशखबरी उसे कम से कम गौतम के साथ एक बार तो शेयर जरूर करना चाहिए। वो लैंडलाइन फोन उठाती है और खुश होकर गौतम का नंबर डायल करती है। और इसके पहले कि गौतम को कॉल लग जाए, वो फिर से फोन काट देती है। उसके दिमाग में गौतम और रिया की वो मेकआउट वाली नाइट घूमने लगती है। रात के वक्त पूरा परिवार खाना खा रहा था। रिया खाना सर्व करते हुए बेजान सी मालूम पड़ रही है। उसके चेहरे पर जो हर दिन खुशी, एनर्जी होती थी, वो आज कुछ भी नजर नहीं आ रही थी और वो एकदम चुपचाप थी। खाना खाते खाते लता कहती है, पता है, आज मैं मिसेस शर्मा के घर गई थी। उनकी बहू 3 महीने की प्रेग्नेंट है। बहुत खुश थी। पूछ रही थी रिया गौतम कब प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत जल्द खुशखबरी आएगी। गौतम और रिया इस बात पर एक दूसरे को देखने लगते हैं। लता देवी आगे अपनी बात कहती है, अंजलि इस घर को वारिस नहीं दे सकती थी, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। बस अब तो जल्दी से वारिस दे दे रिया बेटा। रिया को समझ आ जाता है कि उसे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना बात बिगड़ जाएगी और वो ऐसे तो कभी गौतम की प्रॉपर्टी हासिल नहीं कर पाएगी। लता देवी आगे खुशी खुशी बोलती है, जिस दिन मेरा वारिस आएगा उसी दिन मैं अपनी प्रॉपर्टी विल बना दूंगी और सारा अपने उस वारिस के नाम कर दूंगी। रात में गौतम और रिया अपने रूम में बेड पर लेटे हुए हैं। तभी गौतम को अचानक से याद आता है और वो पूछता है, अरे हाँ, वो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट आने वाली थी आज, तो क्या आया उसमें? रिया एकदम से घबरा जाती है। एसी चलने के बावजूद उसके माथे से पसीना आने लगता है। रिया के दिमाग ने जवाब खोजना शुरू कर दिया था और हर बार की तरह एक झूठ ने रिया को अगर तसल्ली दी थी। वो बोलती है, रिपोर्ट तो आ गई है, सब नॉर्मल है। गौतम फिर पूछता है, सब नॉर्मल है तो फिर बच्चा कंसीव क्यों नहीं हो रहा इतने महीने से? रिया के अंदर का डर गौतम के हर एक सवाल के साथ बढ़ता जा रहा था। वो गौतम के और सवालों के जवाब का सामना नहीं करना चाहती, ना ही ये चाहती है कि गौतम को उसके इनफर्टाइल होने वाली बात भी कभी पता लगे। इसीलिए वो गौतम से फौरन झूठ बोल देती है, बच्चा कंसीव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बच्चा कंसीव हो चुका है। गौतम शॉक हो जाता है और पूछता है, व्हाट? रिया गौतम के एकदम नजदीक आकर आंखों में आंखें डालकर कहती है, हमने डिजिटल कंप्यूटराइज सोनोग्राफी जो कराई उसमें पता लगा मैंने 3 महीने पहले ही बच्चा कंसीव कर लिया था, जो नॉर्मल स्ट्रिप टेस्ट में पता नहीं लगा। तुम पापा बनने वाले हो गौतम और मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन गौतम की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मुझे किसी भी कंडीशन में माँ तो बनना ही पड़ेगा। झूठ बोलने के बाद रिया के मन में बस यही चल रहा था। पर यह खबर सुनकर गौतम बहुत ज्यादा खुश है कि वो बाप बनने वाला है। वो ये सोच सोचकर खुशी में रिया को कंटिन्यू किस करता है। रूम से भागकर बाहर जाता है और अपनी माँ को बताता है। वो कहता है, आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हो। रिया झूठ तो बोल चुकी थी, लेकिन इसी वजह से वो अंदर ही अंदर थोड़ी डरी हुई भी थी, ये सोचकर कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, क्योंकि इतने बड़े झूठ को कई महीनों तक सबके सामने सच बनाए रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन साथ ही वो भी अंजलि की तरह अपना मेडिकल टेस्ट एक बार और किसी दूसरे हॉस्पिटल में करवाने का सोचती है। अगली सुबह प्रेगनेंसी की न्यूज पर लता पूरे मोहल्ले में, मंदिर में, गौतम के ऑफिस में
हर जगह लड्डू बंटवा देती हैं। आसपास की आंटियां भाभियां सब आकर प्रेगनेंसी में कैसे माँ और बच्चे को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ये सारे टिप्स भी सब रिया को देकर जाते हैं। मोहल्ले की एक लेडी पेशे से ही गायनेकोलॉजिस्ट है। वो भी रिया से मिलने आती है। रिया डरते हुए सोचती है, ये बुढ़िया पूरे मोहल्ले को न्योता दिया है क्या? ये पक्का मुझे मरवाएगी। मेरा झूठ, ये बुढ़िया ज्यादा लंबा रहने नहीं देगी। कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर तुरंत ही रिया अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती है और अपने कमरे में जाकर आराम से बैठकर सिगरेट पीती है। गौतम अब ऑफिस में थोड़ा कम जाने लगा था। रिया का पूरी तरह से ऑफिस बंद करवा दिया था। उसे ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना खिलाना और जो उसका मन हो वो सब भी लाकर खिलाना, ताकि उसके साथ साथ बच्चे का वजन भी अच्छा रहे। लता देवी भी अपनी बहू के लिए वो जो बोलती सब करने को तुरंत तैयार रहती। आखिर खन्ना परिवार के वंश का वारिस जो मिलने वाला था, रिया हर दिन झूठ के सहारे जैसे तैसे दिन काट रही थी। वो कुछ ही महीनों में सर से लेकर पैर तक पूरी झूठ में लिपट गई थी। झूठ, कपट, चालाकी, धोखा, ये सब रिया की जिंदगी जी पाने के प्रमुख स्रोत थे। एक महीना बीतने पर अब रिया की टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि वो लोगों की नजर में 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट हो गई थी और इतने समय में प्रेग्नेंट लेडी का पेट थोड़ा फूला हुआ दिखने लगता है। रिया बाजार जाकर सेम टमी जैसा दिखने वाला थोड़ा फूला हुआ एक बॉडी जैकेट बनवा लेती है, जिसे पेट पर पहने तो बिल्कुल फूला हुआ पेट दिखाई पड़ता है। रिया अपने इस झूठ से बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसी तरह रिया अपनी झूठ को बरकरार रखने में कामयाब होती रहती है और उधर अंजलि भी कई अलग अलग जगह पर छोटे मोटे काम करके, कठोर से कठोर मेहनत करके, सूरज की रोशनी में तप के अपने आने वाले बच्चे की जिंदगी में सुनहरे पंख लगाने के सपने देखना शुरू कर चुकी थी। समय बीतता जाता है। करीब 4 महीनों बाद रिया के पास उसके द्वारा हायर किए गए गुंडों का कॉल आता है। वो फोन पर रिया को ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर मानो रिया के चेहरे पर महीनों बाद इतनी सुकून की हंसी लौटी हो। वो रिया से कहते हैं, मैडम अंजलि मिल गई है। रिया कहती है, तैयारी करो, मैं आ रही हूँ। तभी पीछे खड़ा गौतम पूछता है, कहाँ जा रही हो? रिया को एकदम से हिचकी आने लगती है। वो फिर से झूठ को अपनी जबान पर खूबसूरती से लपेटती है और गौतम से कहती है, मेरी कॉलेज टाइम फ्रेंड आई है, बस उसी से मिलने जाना है। गौतम कहता है, ओके, जहाँ भी जाओ ध्यान से जाना। बाकी तुम्हारी सेफ्टी और केयर के लिए जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम्हारी लोकेशन मेरे मोबाइल पर ट्रैक रहेगी, डोंट वरी। इतना बोलकर रिया के सर पर किस करके गौतम चला जाता है। शाम ढल चुकी थी। सुनसान बस स्टैंड पर अंजलि अपने मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत के साथ खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आज मौसम बहुत खराब हुआ पड़ा था। तेज हवा चल रही थी, बारिश भी तेज गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आया हुआ हो। मौसम के अलावा 8 महीने की प्रेगनेंसी का थोड़ा थोड़ा दर्द भी अंजलि को चुभ रहा था। तभी एक ऑटो आता दिखता है। वो ऑटो को हाथ से इशारा करके रुकवाती है और फिर जो वो देखती है उसे उस पर भरोसा नहीं होता। वो भयानक डर जाती है। ऑटो के अंदर से 5-6 हट्टे कट्टे आदमी हाथ में चाकू लिए अंजलि को घूरते हुए निकलते हैं। पीछे से एक कार आती है। अंजलि उस कार के सामने जाकर उनसे हेल्प मांगने रुकती है। कार रुकती है, उसका दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से रेनकोट पहनी रिया निकलती है। रिया को देखकर तो अंजलि एकदम से कांपने लग जाती है। सांसें तेज तेज चलने लगती है। खराब मौसम से ज्यादा अंजलि को रिया और इन आदमियों के होने का डर सताने लगता है। रिया चेहरे पर से बारिश की बूंदों को हटाते हुए कहती है, फाइनली मेरी दीदी मुझे मिल गई। हेलो दीदी, कैसी हो? अंजलि का कोई रिएक्शन नहीं दिखाई पड़ता तो रिया 2 कदम और अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए पूछती है, दीदी खुश नहीं हुई क्या आप मुझे देखकर? आपको तो आपकी बहन पर प्राउड होना चाहिए। 8 महीने से आपको पुलिस नहीं ढूंढ पाई, लेकिन आपकी प्यारी छोटी बहन ने ढूंढ लिया। अंजलि बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो रिया को बहुत अच्छे से जानती है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से तेज तेज सांसें भरते हुए अपने पेट पर हाथ रख वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने एक आदमी जिसने अपने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ है,
वो अंजलि का रास्ता रोकता है। अंजलि की चीख निकल पड़ती है और इसी के साथ तेज बिजली चमकते हुए गूंजती है। बूढ़ी औरत अंजलि की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने हट्टे कट्टे आदमियों के सामने वो बेचारी कुछ मदद नहीं कर पाती। अंजलि चीखते हुए पीछे हटती है तो रिया उसके पास आकर कहती है, आपकी छोटी बहन आपसे इतनी दूर से मिलने आई है और आप हो कि भाग्यशाली हो। इतना नाराज हो क्या अपनी बहन से? अंजलि कांपते शरीर से तेज तेज सांसें लेते हुए रिया से पूछती है, क्यों आई हो यहाँ? प्लीज जाने दो मुझे। रिया कहती है, ना बाबा ना, एक बार आपको घर से जाने दिया तो 8 महीने वेट करना पड़ा। अब जाने दूंगी तो पता नहीं दिखोगी भी या नहीं। अंजलि रिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज रिया मुझे जाने दो, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। रिया एकदम से गुस्से में भर उठती है। वो दांत पीसते हुए कहती है, बिगाड़ा है? सब तेरी वजह से ही नर्क हुई पड़ी है जिंदगी मेरी। अभी तक तो सेठानी बनी बैठी होती, लेकिन तू मनहूस कहीं की मेरी हर तरक्की में मेरे बीच में आ ही जाती है। रिया अपने चेहरे पर बेशुमार नफरत ओढ़ी कहती है, तुम्हारी वजह से आज मुझे इस हालत में आना पड़ा। जो मुझे मिलना था अब तक नहीं मिला, तुम्हारी वजह से। अंजलि भी रोते हुए चीख कर कहती है, अब क्या चाहिए तुम्हें? रिया भी जवाब देती है, तुम्हारी मौत, क्योंकि मुझे गौतम चाहिए। फिर एकदम से रुककर कुछ सोचते हुए कहती है, एक्चुअली नहीं, मुझे गौतम नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। फिर से सोचने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, आई थिंक मुझे दोनों चाहिए। अंजलि का जैसे सब कुछ एक पल में टूट सा जाता है। उसके जहन में बचपन के वो पल घूमने लगते हैं जब वो रिया की हर गलती पर खुद आकर थप्पड़ और हाथों पर जख्म झेला करती थी। उसके लगे जख्मों पर खुद मरहम लगाया करती और खुशी खुशी अपनी हर पसंद उसके एक आवाज पर उस पर कुर्बान किया करती थी। और आज वही बहन उसकी मौत चाहती है। अंजलि को अचानक से अपने पेट में अजीब सी चुभन महसूस होती है। जोर का दर्द उठता है। उधर से बूढ़ी औरत बोलती है, छोड़ दो उसे, वो बेचारी पेट से है, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। बिजली लगातार कड़कने लग जाती है। बारिश की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। रिया अंजलि की हालत को देखती है और फिर एक इवल स्माइल के साथ कहती है, ओह वाह, क्या बात है, मेरी बहन प्रेग्नेंट है। वैसे आपकी छोटी बहन भी प्रेग्नेंट है। बोलते बोलते अपनी टमी पर हाथ फेरने लग जाती है। अंजलि इस सदमे में आंसू बहाती अपनी नजरों को रिया के पेट पर टिकाती है। रिया अंजलि के पेट को छूते हुए उससे कहती है, वैसे तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? अंजलि कोई रिप्लाई नहीं करती तो रिया कहती है, अच्छा कुछ सीक्रेट है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं जानती हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उसी गोल्डन नाइट का रिजल्ट आया है ना, जो गौतम और आपने 8 महीने पहले बेडरूम में बताई थी। अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए वो कहती है, और ये पता है कहाँ का रिजल्ट है? अभी बताती हूँ। रिया एकदम झटके से अपने नकली बेबी बम को निकालकर अंजलि के हाथ में दे देती है। ये मनीषा मार्केट का रिजल्ट है, क्योंकि तुम्हारी मनहूसियत भी मेरे साथ चिपक गई। इनफर्टाइल तुम्हें होना था, लेकिन मैं हो गई। अंजलि को अब ठंड भी बहुत लगने लगी थी। उसका अपनी बॉडी से कंट्रोल छूटता जा रहा था। रोते हुए, रिया से हाथ जोड़ते हुए, कांपते होठों से वो कहती है, प्लीज जाने दो मुझे, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। रिया अपने होठों पर हैवानों सी हंसी रख चुकी थी। उसी हैवानी हंसी के साथ वो बोलती है, ये तो इम्पॉसिबल है ना दीदी, क्योंकि तुम अगर जिंदा रही तो फिर तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी, लेकिन दीदी अब तुम बस एक ही जगह जा सकती हो। रिया ऊपर आसमान की तरफ इशारा करके बताती है। अंजलि देखती है, रिया के आदमी हर तरफ से उसे घेर कर खड़े हैं और रिया शैतानों की तरह हंसे जा रही थी। उनसे भागने के चक्कर में अंजलि संभल नहीं पाती है और तेजी से पेट के बल गिर जाती है। उसके गिरते ही उसकी एक तेज दर्दनाक चीख तूफान की बरस से पानी और कड़कती बिजली के बीच में कौंध उठती है।
अंजलि का वाटर ब्रेक हो जाता है। असहनीय दर्द के मारे वो जोरों से चिल्लाने लगती है। बूढ़ी औरत दौड़कर उसके पास आती है। रिया अपने आदमियों को बूढ़ी औरत को रोकने से मना कर देती है। वो रिक्शे की साइड में अंजलि को ले जाकर उसकी डिलीवरी करती है। उधर रिया के फोन पर गौतम का बार बार फोन आ रहा था। फोन गाड़ी में होने की वजह से वो उसे उठा नहीं पा रही थी। लोकेशन गौतम के मोबाइल पर जाती है। वो रिया को ट्रैक करता हुआ इसी लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। अंजलि के शरीर से ऑलमोस्ट जान जा चुकी थी। वो हद से ज्यादा थक चुकी थी। दोनों बच्चों के रोने की आवाज आती है। रिया बूढ़ी अम्मा से एक बच्चा लेकर जाती है और कार में ले जाती है। उसके जाते ही रिया के गुंडे अंजलि को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। बच्चों की आवाज जैसे ही अंजलि के कान में पड़ती है, उसके शरीर में जैसे फिर से थोड़ी सी जान आ जाती है। वो देखती है तो वहां एक ही बच्चा दिखाई पड़ता है। वो बूढ़ी अम्मा से पूछती है, मेरा एक और बच्चा? बूढ़ी अम्मा गुंडों को अंजलि के नजदीक आते देख घबरा रही थी। वो अंजलि को जल्दी से खड़े होकर भागने को बोलती है, लेकिन अंजलि अपने दूसरे बच्चे का ही पूछती रहती है। बूढ़ी अम्मा चाहती थी कि अंजलि कैसे भी बच जाए, इसीलिए वो उसे झूठ बोल देती है। वो कहती है, बेटी तुम्हारा एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, दूसरा भी ये लोग मार देंगे अगर तू अभी इसी वक्त नहीं भागी तो। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती है तो उठ, जितनी भी ताकत बची है शरीर में लगा जोर और भाग जा बेटा, भाग जा। अंजलि उन्हें पास में आते हुए देखती है। वो अब अंजलि के बहुत करीब खड़े हैं। अंजलि के शरीर में से तो जान कब की जा चुकी थी, लेकिन इस वक्त जो ताकत अंजलि के शरीर में आई है, जिससे वो खड़ी होने लगती है, वो एक माँ की ताकत है, ममता की ताकत है। अंजलि सड़क पर पड़े एक बॉक्स में सड़क पे इकट्ठा हुआ गंदा पानी भर के सबकी आंखों में फेंकती है और वहां से भाग जाती है। तूफान काफी तेज था। हवाओं का रुख बदल चुका था। अंजलि अपने बच्चे को अपने सीने में छुपाए पूरी जान लगाकर भागी जा रही थी। एक गली के कोने में वो छुप जाती है। एक आदमी रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर अंजलि के नजदीक आता जा रहा था, तो अंजलि अपने बच्चे के मुंह पे हाथ रखकर उसका रोना बंद कर देती है। रिया को गौतम की कार दिखती है। वो फौरन अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और बच्चे को लेकर उसी प्लेस पर चले जाती है जहां अंजलि ने बच्चे डिलीवर किए थे। गौतम रिया को इस हालत में देखकर डर जाता है। वो फौरन उसे उठाता है, कार में बिठाता है और पूछता है, रिया यह तुम क्या कर रही थी? रिया बेहोशी जैसा नाटक करते हुए उससे कहती है, गौतम अंजलि ने मुझे धोखे से बुलाया और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे खानदान के वारिस को मैंने आज तक नहीं आने दी। गौतम की आंखों में बच्चे को देखकर आंसू आ जाते हैं। वो रिया के सर को चूमता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। रिया रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरे फ्रेंड के हॉस्पिटल ही चलना, वही मेरे सीरियस केस को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। रिया उसी फ्रॉड रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है। इधर अंजलि को ढूंढने वाला आदमी उसे नहीं ढूंढ पाता है और खाली हाथ लौट जाता है। अंजलि बाहर आकर चुपके से फिर से भागने लगती है, तो उसका एकदम से ध्यान जाता है कि बच्चा रो नहीं रहा। वो उसे थोड़ा हिलाने की कोशिश करती है तो उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट भी नजर नहीं आता। उसे याद आता है कि उसे बहुत देर तक बच्चे का मुंह बंद करके रखा था ताकि गुंडों को आवाज ना आ जाए, तो इस वजह से कहीं इसलिए तो बच्चा। वो बहुत कोशिश करती है बच्चे को जगाने की, लेकिन बच्चा पूरी तरह शांत था। अंजलि की सांसें अटक जाती है। बच्चे को अपने आंचल में लपेटकर छाती से चिपकाए वो हॉस्पिटल की तरफ तेज भागना शुरू करती है। पैर पूरे खून से लथपथ हो रहे हैं, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो सिर्फ पागलों की तरह बच्चे को बचाने की उम्मीद में भागे जा रही है।